हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हम शुरू करने वाले हैं लास्ट पार्ट ऑफ योर इंडियन इकोनॉमी स्टैटिक एंड डायनामिक पोर्शन, दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर पार्ट 2। ओके, सो यहाँ पे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी और पंजाब इकोनॉमी फॉर पीसीएस 2020 इन पर्टिकुलर फ्रॉम द चैप्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू खत्म होती है, और इसके बाद हमारा जो एस्पेक्ट रह जाएगा वो सिर्फ पंजाब का इकोनॉमिक सर्वे और पंजाब का बजट रह जाएगा, जिसके ऊपर अगले 2 लेक्चर्स आने हैं। तो यहाँ पे अब जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं, आज का हमारा जो दायित्व है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। ये 3 कोर टॉपिक्स हैं जो एक्सटर्नल सेक्टर के साथ रिलेटेड है और हमें करने हैं। और भी बड़े सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी मैं आपको एक पूरी लिस्ट दूंगा कि जिनके ऊपर आपको फोकस रखना है अपना मेंस के एस्पेक्ट से भी, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर में भी उसको देखते रहना है। ठीक, अब ये जो तीनों ही इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका तीनों का सिग्निफिकेंस हमारे एक एक्सटर्नल सेक्टर के लेवल पे फाइनेंशियल सिस्टम से भी है और ट्रेड से भी है। अगर डब्ल्यूटीओ देखें तो ट्रेड रिलेटेड सिग्निफिकेंस उसका ज़्यादा है, और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटेड सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। लेकिन बिना फाइनेंस के ट्रेड नहीं होता और बिना ट्रेड के फाइनेंस नहीं होता, इसलिए इन सब की आपस में भी एज इट इज़ जो ओरिजिन की प्लेस है या ओरिजिन के पीछे इनके आइडियोलॉजी है, वो यही थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ 1939 से 1945 तक, तो उसके आसपास ख़त्म होते होते हमने एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई। और इस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस यूएसए के अंदर, जब इसके अंदर सब पार्टीज आपस में बात कर रहे थे, तो उनको एक बेसिक कंसर्न ये नज़र आया कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से रोकना है तो एटलीस्ट लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को म्यूचुअली अलाइन करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पैसे अगर आपकी कंट्री में लग रखे हैं और आपके मेरी कंट्री में लग रखे हैं, देन यू विल नॉट बॉम्ब माई नेशन एंड आई विल नॉट बॉम्ब योर नेशन। सो दिस वे, if your mutual economic interests are aligned, then at that point of time the war can then be curtailed or it can be, just put out of the equation. इस वजह से इस तरह के एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस के बारे में सोचा गया। तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ, इन सबकी जो एक जेनेसिस है वो निकलता है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस और उसके आसपास के आइडियोलॉजी से। अब यहीं से फाइनेंशियल सिस्टम और ट्रेड के लिए सिस्टम भी बनने शुरू होते हैं, जो आगे जाके वर्ल्ड लेवल पे एक सफिशिएंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को तो प्रोपेल करते ही हैं, साथ ही साथ एक सिस्टम भी देते हैं जो आज तक हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल और ट्रेड सिस्टम्स को चला के रख रहा है। अब जब हमने इकोनॉमी के अंदर 4 फैक्टर मॉडल पढ़ा था, तो हमने एक बात की थी कि अगर तो 2 फैक्टर मॉडल होगा तो क्या होगा, एक एंटरप्राइजेस और हाउस होल्ड्स। तो बस ये 2 होंगे जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो हमने कहा था कि ठीक है जी, एंटरप्राइजेस जो हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज देंगे हाउस होल्ड्स को, और ये इनको फैक्टर सर्विसेज देंगे। इस तरह से हमने बात की थी। और इनके बीच में अब अगर गवर्नमेंट आ जाती है तो देन इट बिकम्स दी 3 फैक्टर मॉडल, और इनके साथ ही अगर एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल ट्रेड भी ऐड कर दिया जाए तो देन इट बिकम्स दी 4 फैक्टर मॉडल। So this is the 4th factor that we are studying, and in that 4th factor these institutions are the enabling institutions in particular. तो आइए समझना शुरू करते हैं एक एक करके। अब इन सारे इंस्टीट्यूशंस में ना एक चीज़ का बहुत ध्यान से आपने फॉलो अप लेना है। कोई भी इंस्टीट्यूशन आपके सामने नजर आए, आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन, पीसीएस के पेपर के लिए ना स्पेसिफिकली आपने उसकी विकिपीडिया पे जो साइड में एक इंफॉर्मेशन दी होती है, इसको जरूर देखना है। कई बार हम बहुत ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ने लग जाते हैं चीज़, लेकिन एक बेसिक सी चीज़ छोड़ देते हैं कि भाई उसके हेडक्वार्टर किधर है, जो कि पीसीएस के एग्जाम में वो पूछ लेते हैं कि भाई ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर किधर है, या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल कौन है या चीफ कौन है। इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बड़ा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, फैक्चुअल, और हम बहुत ज़्यादा कोर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में लग जाता है टॉपिक की। तो इतना ब्रॉड भी कई बार क्वेश्चन आता है, इतना सिंपल भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ भी आपने देखना हो तो ये जो साइड टेबल, एक विकिपीडिया पेज आप खोलते हो, उसमें इस तरह से बना होता है कि कब बना, टाइप कैसी है, पर्पस क्या है, मेंबर्स कौन है ना, कौन उसका डायरेक्टर जनरल या चीफ कौन है, कहाँ पे उसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है। इस तरह से जो बेसिक इंफॉर्मेशन एक इंस्टीट्यूशन के बारे में आती है वो आपने वहाँ से ज़रूर कवर करनी है। ठीक है। अच्छा, अब आई कंसेप्चुअल लेवल पे डिस्कस करने की बात।
तो डिस्कशन में वी हैव टू सी WTO के एंगल से कि इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, वी हैव टू सी कि इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, तीसरा हमें ये देखना है कि ये काम क्या करता है, और चौथा ये देखना है कि जो इसके अंडर एग्रीमेंट्स है उसका इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, रिसेंट इसके मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या क्या हो रखे हैं, जिसके बेसिस पे अभी जो वर्ल्ड ट्रेड की स्थिति है वो किस तरह से बनती जा रही है एट दी गवर्नेंस लेवल। ठीक है, तो ये सारी चीजें WTO के बारे में समझनी है। ऐसे ही IMF और ऐसे ही वर्ल्ड बैंक को भी हमने कवर करना है इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं एज इट इज। ओके, सो WTO इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जब इस तरह से बात करते हैं तो इट इज नॉट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सारी सरकारें मिलकर इसको बना रही हैं एक तरह से, एंड इज कंसर्न्ड विद रेगुलेशन। The word is important, regulation. It's not an advisory body, it's a regulating body. That means it has some powers. Okay? Regulation of international trade between the nations, and its headquarter is at Geneva, Switzerland. Now, the origin of this particular institution was in the Marrakesh Agreement, which happened on 15th of April, 1994. And in this agreement, ultimately, the 123 nations at that point of time signed them, both developed and developing countries, and led to the formation of this institution, that is WTO. अब इससे पहले जो इसकी प्रोजिनी है that starts with GATT, General Agreement on Trade and Tariff. ठीक, आज की डेट में करीब 164 मेंबर्स के साथ ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट सिंपली एन ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा, अब GATT जो है जिसकी एवोल्यूशन की हम बात कर रहे थे, so it became the only multilateral instrument, not an institution, instrument, क्योंकि ये पॉलिसी था, governing international trade from 1948 till formation of WTO, that is 1995. अब ये कैसे बना? अब ये जब GATT बना तो उसके अंदर ना अलग अलग चीज़ों पे चर्चाएं करने के लिए मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस और राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस होते थे, क्योंकि आप एक अगर ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हो तो ट्रेड में हमेशा बार्गेनिंग होती है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से नेगोशिएशंस होती हैं, उन नेगोशिएशंस की कुछ सेटलमेंट होनी चाहिए। ठीक, तो एक सिस्टम बनाने के लिए उरुग्वे राउंड में देयर वर सर्टेन कॉन्फ्रेंसेस व्हिच वर कंडक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड अल्टीमेटली the Marrakesh Agreement was established, you know, after the Uruguay round of conferences, which was the 8th round to speak, so to speak. Okay, now once this is formed, इसके बाद धीरे धीरे सारी कंट्रीज जो हैं वो अपनी पोजीशन इसमें कंसोलिडेट करती जाएंगी। हमेशा क्या होता है कि हर इंस्टीट्यूशन में ना जब वो बनेगा तो बनने के टाइम पे तो एक टीम के फॉर्मेट पे बनता है, डेवलप्ड डेवलपिंग, है ना, सब बोलेंगे कि सब एक जैसे हैं, सबको एक जैसी पावर्स दी जाएंगी, तो एक टीम के फॉर्मेट में एक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया। WTO में बस अच्छा ये हुआ कि ये मल्टीलैटरल एक इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें जब तक सारे यस ना कहें तब तक कुछ भी यस नहीं माना जाता। ये एक इसकी खासियत है बस। तो अगर एक भी बंदा नो बोल देगा, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री से ही आ रहा है, उसकी नुमाइंदगी कर रहा है वहाँ पे, तब भी उसको नो ही माना जाएगा। ठीक, तो मल्टीलैटरल होने का यही पर्पस है। बट फिर भी एक हिरार्की एग्जिस्ट करती है, वो हिरार्की के अंदर आमतौर पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे आर सिटिंग एट द टॉप एंड डेवलपिंग वंस आर एट द बॉटम लैंडस्केप। ठीक, विद फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे कि चाइना, जिसको हम अभी डेवलपिंग या डेवलप्ड की बजाय एक अलग कैटेगरी में मानते हैं, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी। इंडिया को भी यही बोला जाता है इनफैक्ट, बट हम इस हिरार्की में स्टैंड नहीं हो रहे ज़्यादा। तो ये हिरार्की किस बेसिस पे है? इट इज़ द टॉप 10 मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंसोलिडेटेड बजट ऑफ WTO। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बजट को सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से सबसे पहला है USA, दूसरे नंबर पे चाइना है, थर्ड इज जर्मनी एंड फोर्थ इज जापान। PCS के लिए पहले 4 आपने याद रखने, इंडिया कहीं पे भी नहीं है टॉप 10 के अंदर, ये याद रख लेना। ठीक है, इन सबके जो अमाउंट ऑफ डिसीजन मेकिंग के अंदर पावर रहेगी वो बहुत डेफिनेटिव रहेगी इन टर्म्स ऑफ हाउ WTO मूव्स फॉरवर्ड, व्हाट काइंड ऑफ न्यू नेगोशिएशंस आर स्टार्टेड, whether a particular agreement can be reached or not. This particular 4 countries will be the deciding factors for that. Definitely अगर developing countries में से चाहे इंडिया इस टॉप 10 में नहीं आता, लेकिन अगर कहीं पे नो बोलेगा तो वो नहीं होगा, इंडिया के ऊपर वो लागू भी नहीं होगा। बट टू एन एक्सटेंट हमेशा एक पॉलिटिकल क्लाउड क्रिएट करने में ये टॉप 4 कंट्रीज जो हैं वो सक्षम रहेंगी, खास तौर पे जब डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात आती है किसी भी चीज़ को लेके।
अब जो WTO के अंदर जो एग्रीमेंट्स हैं आज तक जो इंटरनेशनल लेवल पे हुए हैं, करीब 60 एग्रीमेंट्स हैं। इन 60 एग्रीमेंट्स का ओवरऑल डायरेक्शन गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट इज IPR, डिस्प्यूट सेटलमेंट, पॉलिसी रिव्यू एंड प्लूरिलैटरल, इस तरह के यहाँ पे हमारे पास मेजर डिसीजंस हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 5 बेसिक एग्रीमेंट्स के बेसिस पे आगे नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं। जैसे कि गुड्स को लेके एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, एंटी डंपिंग, सेफ्टी, देन देयर इज SPS, that is sanitary and phytosanitary, then trims and SCM, and so many decisions will keep on happening and agreements will keep coming up. Similarly services में भी agreements आते रहेंगे, तो ये बहुत सारे इस तरह से agreements line up होते रहेंगे। बट ओवरऑल जो है वो 6 एरियाज में जो WTO है वो काम कर रहा है। अब इसमें जो पॉलिटिकल क्लाउड की हम बात करते थे वो इधर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है डिस्प्यूट सेटलमेंट के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि अब WTO को जहां से पैसा आ रहा है, थोड़ा सो जो किसी भी एक डिस्प्यूट का फैसला है वो उसके हक में तो जाएगा ना, तो ये एक कंसिडरेशन हमेशा रहती है। सो WTO के अंदर काम करने वाली अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो एक है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और एक है जनरल काउंसिल, जिसमें से मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और हर 2 साल में एक बार मिलती है, और इसकी मीटिंग्स जो हैं वो भी अपने आप में हम ट्रैक करते हैं कि कौन सी मीटिंग कब हो रही है और उसका क्या आउटकम है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सब पार्ट में जनरल काउंसिल भी आता है, और जनरल काउंसिल के एक आगे जो एक्सटेंशन है दैट इज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। जनरल काउंसिल के अंदर जो अलग अलग काउंसिल्स बनाई गई हैं फॉर वेरियस डिसीजंस एंड एरियाज ऑफ फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट टू WTO, जैसे देयर इज अ वर्किंग ग्रुप कमिटी, काउंसिल ऑफ ट्रेड इन गुड्स, ट्रिप्स, सर्विसेज, ट्रिम्स एंड नेगोशिएशंस कमिटी। तो मतलब अलग अलग एरियाज ऑफ वर्क के अंदर उन्होंने अलग अलग काउंसिल्स बना रखी हैं, तो ये सारी जो है जनरल काउंसिल को रिपोर्ट करती हैं। फिर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में सारे देश बैठ के हर 2 साल बाद चर्चा करते हैं कि फर्दर क्या इश्यूज आए, कैसे उन पे काम करना चाहिए। खैर, आपने इसमें से जो प्रीलिम्स के लिए याद रखना है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस याद करना है, और इट मीट्स आफ्टर एवरी 2 years, ठीक। अब जो जनरल काउंसिल है इट मीट्स अंडर डिफरेंट रूल्स ऑल्सो, सो इट कैन मीट एज अ जनरल काउंसिल जैसा कि वो है। दूसरा, इट कैन मीट एज अ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, जैसे हमने वो पैरेलल्स शो किए थे, एंड द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑल्सो। तो एक ही काउंसिल है जो कि 3 तरह से मिल सकती है अलग अलग एग्रीमेंट्स के तहत। 3 councils each handling a different broad area of trade reports to the general council। तो उसके नीचे 3 काउंसिल्स बनाई गई हैं जो कि ब्रॉडली फंक्शन करते हैं इन टर्म्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे कि हमने अभी फिगर में देखा था। देन अगेन दे कंसिस्ट ऑफ ऑल WTO मेंबर्स। हर काउंसिल में हर कोई बंदा बैठा है, अपनी अपनी नुमाइंदगी हर देश की हो रही है। देन अब इसमें जो काउंसिल्स हैं, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, पहली और आखिरी, एटलीस्ट ये आपको प्रीलिम्स के लिए जरूर याद रहनी चाहिए। तो फर्स्ट ministerial conference was held in Singapore in 1996 and the last one was organized in Buenos Aires, that is in Argentina, in 2017। नेक्स्ट जो अब होनी है 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, वो नूर सुल्तान कजाकिस्तान के अंदर होनी है, और ये डिसीजन लिया गया था ऑन 30th of October 2019 की वहाँ पे होगी, लेकिन फिलहाल इट इज़ डिलेड ड्यू टू COVID-19 सिचुएशन एज वी ऑल नो इट। अब इसमें से सबसे फेमस जो एक कॉन्फ्रेंस है दैट इज द दोहा राउंड, या सो दैट वाज द 4th one to be handled at 2001। अब क्योंकि ये जो 12th कॉन्फ्रेंस है हमारी ये डिले हुई है, तो हमने ये भी एक पॉइंट अगर नोट कर लें कि कौन सी कॉन्फ्रेंसेस की डेट्स हिली। वो जो हम कहते हैं ना मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हैज टू मीट वंस इन एवरी 2 years, तो वो भी जरा ध्यान से देख लेते हैं कहाँ पे कुछ ना कुछ एक एक्सेप्शंस जनरेट हो रही हैं, क्या वो 2 year रूल कहीं ब्रेक हो रहा है। तो देखो 96 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई, फिर 98, फिर थर्ड जो है वो 99 में हो रही है, तो एक हमारा रूल ब्रेक हुआ थर्ड के ऊपर जाके। 99 के बाद 2001, 3, 5 सब लाइंड है, लेकिन 2007 वाला जो था वो मिस्ड आउट है। देन क्योंकि 2007-8 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, याद है। देन 2009 के बाद 11, 13, 15, 17 सारे एज इट इज ठीक ठाक चल रहे हैं।
तो अब जो है 2019-20 में जो होनी थी, दैट हैज बीन अगेन डिलेड बिकॉज ऑफ योर कोविड-19 सिचुएशन इन पर्टिकुलर। सो ये जो पूरा सिस्टम है सिर्फ एक 2007 में, और यहाँ पे प्रीपोनमेंट जैसा कुछ हो गया है ना। तो ये दो हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, तो ये दोनों एक्सेप्शंस के ऊपर भी प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि समथिंग लाइक दिस हैपेंड बिफोर आल्सो, और वेयर ऑल हैज देयर बीन एक्सेप्शंस। या बड़ी सिंपल ब्रॉड स्टेटमेंट डाल दें कि द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO हैज ऑलवेज हैपेंड वंस इन एवरी 2 years। इतनी लाइन लिख देने से ना कि हैज ऑलवेज हैपेंड वंस इन एवरी 2 years, आपका क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसी एक्सेप्शंस बीच में आ रखी हैं या नहीं आ रखी, बस इतना ही पूछ रहे हैं वो आपसे, ठीक है। तो करंट अफेयर से भी ये कोरिलेट होती है, और पहले से भी ये ऐसे फैक्ट्स आए हैं हमारे पास कि इट हैज नॉट ऑलवेज हैपेंड वंस इन एवरी 2 years, दैट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर इट टू हैपन, बट इट हैज नॉट ऑलवेज हैपेंड। ओके, चलो ये ध्यान रखना है, ऐसे स्टेटमेंट बन जाती है प्री में क्वेश्चंस की। देन WTO एग्रीमेंट्स। अब WTO के अंदर ना बड़े सारे एग्रीमेंट हैं, जैसे मैंने कहा कि देयर आर सम 60 एग्रीमेंट्स which are in the nature of regulatory agreements for the international trade, but we have to be focusing the most on agreement on agriculture or a bit on TRIPS, जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। ये दो एग्रीमेंट हम ढंग से समझेंगे, बाकियों को हमने जस्ट एक पासिंग रेफरेंस या कवरेज के तौर पे बस पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं करना उसको लेके। सो दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट केम इनटू इफेक्ट विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO इन द बिगिनिंग ऑफ 1995। तो सबसे पहले तो हर एग्रीमेंट का ना थोड़ा वेग आइडिया होना चाहिए कि शुरू कब हुआ, 95 में हुआ। देन द AOA हैज 3 सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स और पिलर्स, 3 चीजों के ऊपर ये पूरे का पूरा एग्रीमेंट बना है। पहला है डोमेस्टिक सपोर्ट, दूसरा है मार्केट एक्सेस, और तीसरा है एक्सपोर्ट सब्सिडीज। डोमेस्टिक सपोर्ट कहने का मतलब है कि एक देश जब अपने फार्मर्स को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, एग्रीकल्चर में सब्सिडीज दे रहा है, तो उसका क्या सिस्टम होना चाहिए। मार्केट एक्सेस के अंदर ये है कि किस तरह के प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर के जो हैं कौन सी मार्केट में अलाउड होंगे खरीदने या बेचने के लिए। एंड देन सब्सिडीज, तो एक्सपोर्ट सब्सिडीज को लेके ये कहा गया कि कोई भी आप एक्सपोर्ट बेस्ड सब्सिडी नहीं दोगे क्योंकि वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इन नेचर होती है। तो ये 3 कोर एस्पेक्ट्स हैं। अब इसमें से जो समझने वाला और प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज डोमेस्टिक सपोर्ट। सो व्हाट इज दिस, यू सी। सो AOA डिवाइड्स डोमेस्टिक सपोर्ट इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एंड अदर इज नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इन नेचर। मतलब ऐसी तरह की हेल्प सरकार जो किसानों को दे रही है, एक से तो ट्रेड डिस्टॉर्ट होता है, दूसरे से नहीं होता है, ठीक है। अब इनको आगे ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया 3 तरह के बॉक्सेस के अंदर, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। इनमें से एक और भी बॉक्स है एक्स्ट्रा, एक इन्होंने बना के दिया, दैट इज S&D बॉक्स। सो ये क्या है, बेसिकली दीज आर एग्जेम्पशंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, और डेवलपमेंट बॉक्स भी इसको बोलते हैं, जो इन तरह की सब्सिडीज को या इस सिस्टम को फॉलो करने की उनको जरूरत नहीं है, वो S&D बॉक्स में अलग से अपना काम करते रहें। लेकिन इन जनरल देयर इज द एम्बर बॉक्स विच इज मोस्ट डायरेक्टली लिंक्ड टू प्रोडक्शन लेवल्स, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज विच आर प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम्स, एंड ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज विच आर मिनिमल डिस्टॉर्टिंग। तो जैसे आपने ट्रैफिक लाइट्स देखी होंगी ना, तो उस तरह से डिजाइंड है। अगर ग्रीन है तो वी से इट इज अ गो, नो प्रॉब्लम, नोबडी विल स्टॉप इट, है ना। अगर रेड लाइट, एम्बर लाइट आ रही है तो इट इज अ स्टॉप, है ना। हम कहते हैं लुक, बट इन WTO टर्मिनोलॉजी दे से दिस इज द मोस्ट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। एंड देन देयर इज अ ब्लू format, so green, amber and blue, these are the kind of things. Green are non-trade distorting in nature, जितनी मर्जी दो कोई टेंशन नहीं है WTO को। amber के अंदर डेफिनेट टेंशन है, तो एक लिमिट तक ही आप दे सकते हो, दैट इज कॉल्ड डी मिनिमस लेवल ऑफ सपोर्ट। डी मिनिमस का मतलब कि इससे ज्यादा नहीं देनी, एक मिनिमम लिमिट को स्टिक करना, एक मैक्सिमम लिमिट को स्टिक करना है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ यू सी, सो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या है जी, जैसे कि एग्रीकल्चर रिसर्च में अगर कोई सब्सिडी दी जाए, फार्मर ट्रेनिंग के लिए कोई सब्सिडी दी जाए, ड्राउट रिलीफ के लिए कोई सब्सिडी दी जाए, या पेस्ट कंट्रोल के लिए, अब जैसे आजकल ये लॉकस्ट अटैक चल रहा है, उसको देके सरकार अगर कोई भी सपोर्ट करे, तो ये सारी की सारी ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज हैं। मतलब कि ये बिल्कुल भी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इन नेचर नहीं है।
देन ब्लू बॉक्स सब्सिडीज वो हैं जो प्रोडक्शन बढ़ाती नहीं किसी चीज का, रादर प्रोडक्शन लिमिट करती हैं, और उनको लिंक भी इसी तरह से किया जाता है कि आपका जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो इतना आया, तो इस वजह से आपको ये सब्सिडी दी जा रही है। तो फॉर एग्जांपल अब अगर क्रॉप एक्रिएज को लेके लें, तो अगर बोलते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर फील्ड में से बंदे को अगर लेट्स से 10 टन फसल निकली या 10 यूनिट वो काउज प्रोड्यूस कर पाया, या इस तरह से कुछ लिमिटेड ही प्रोडक्शन हुई, तब उसको सब्सिडाइज करेंगे, लेकिन उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सब्सिडी नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो दैट इज प्रोडक्शन लिमिटिंग इन नेचर। ठीक है, एक तरह से आपूर्ति के लिए। एम्बर बॉक्स सब्सिडीज जो हैं ये डायरेक्टली ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट्स को डिस्टॉर्ट करती हैं। कैसे? दे आर इन द नेचर ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडीज, पावर सब्सिडी, इरिगेशन सब्सिडीज, और इवन योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो डायरेक्ट ही मिल जाता है। तो ये सारी जो सब्सिडीज हैं दे आर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इन नेचर। और इसमें जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, दैट इज द डेवलप्ड नेशन शुड कैप देम एट 5%, जो एम्बर बॉक्स सब्सिडीज हैं पर्टिकुलरली। 5% किसका? 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ फूड ग्रेन प्रोड्यूस्ड एंड कैलकुलेटेड एट द बेस ऑफ 1986-88। जब ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर लागू किया गया तो उसमें एक बेस ईयर कैलकुलेट किया गया कि 1986-88 वाला जो है ये बेस ईयर है। इस साल जितनी प्रोडक्शन डेवलप्ड कंट्रीज में थी उसका 5% जो है दैट कैन बी दी एम्बर बॉक्स सब्सिडी, बस उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डेवलपिंग नेशन शुड कैप इट एट 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन एंड नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो एलडीसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री पे है। और ये 10% ऑफ प्रोडक्शन लेवल भी कौन सा है? 1986-88 वाला। अब पहले तो ये सोचो कि इंडिया का 1986-88 में कितना प्रोडक्शन रहा होगा। हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एग्रीकल्चर में इंप्रूव भी किए ना, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ योर वेरियस सीड्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज एंड फर्टिलाइजर्स एंड गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड एवरीथिंग। ऑल दोस माइट हैव लेड टू अ लॉट मोर प्रोडक्शन टुडे। अगर आज के हिसाब से बात करें तो हमारे पास जो बैंडविड्थ है ये 10% के अंदर ज्यादा आ जाएगी, लेकिन इन्होंने वो बैंडविड्थ भी पुराने डेट से ली। इस पुरानी डेट को डेवलप्ड नेशंस तो पहले ही बड़े स्ट्रांग है एग्रीकल्चर को लेके, और डेवलपिंग कंट्रीज अभी इंडिया जैसी जो है वो तो जस्ट अभी स्टार्टर्स हैं इस चीज के लिए। तो इस वजह से ये शुरू से ही बहुत बायस्ड अप्रोच है। आप समझिए कि यूएसए की अगर उस टाइम पे एग्रीकल्चरल आउटपुट देखेंगे तो दैट में भी 100 यूनिट्स, और इंडिया की एग्रीकल्चर आउटपुट में भी 10 यूनिट्स। तो उन्होंने 100 का 5% पे स्टॉक मारना है, मतलब 5, और हमने 10 के 10% पे स्टॉक मारना है, दैट इज 1। इस तरह से सिस्टम बनाया गया शुरू से। सो इसी वजह से इट इज लाइक बायस्ड इन द फेवर ऑफ डेवलप्ड नेशंस, और इसी वजह से इंडिया इसको खास मानता नहीं, क्योंकि ये मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, तो हम कहते हैं भाई हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। सो इंडिया अपोज्ड दिस एज इट वुड हैव प्रिवेंटेड देम फ्रॉम मीटिंग देयर ऑब्लिगेशंस ऑफ एमएसपी एंड फूड सिक्योरिटी। अब आप पढ़ चुके हैं एमएसपी एंड फूड सिक्योरिटी, तो खास तौर पे हमारे यहाँ पे जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 के अंदर, उस टाइम पे ये बहुत बड़ी एक बोन ऑफ कंटेंशन बना बिटवीन WTO एंड इंडिया। Right? There was no logic in keeping the prices capped at 1986 limits as the inflation was not considered. तो उस टाइम के जो प्राइसेस हैं, और इंडिया में अब इन्फ्लेशन रहता है 4%, 12% भी कभी कभी इन्फ्लेशन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम 1986 के बेस प्राइस से कैसे चलें? डेवलप्ड इकोनॉमीज में वैसे भी ना तो ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है, ना ही इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होता है। आप एक चीज़ समझे, अब आपने बहुत इकोनॉमी पढ़ ली, जो सारे ही रेट्स हैं करीब करीब वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं इकोनॉमी के अंदर। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो, चैट बंद कर दो। सारे ही जो रेट्स हैं इकोनॉमी के अंदर वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। कैसे? अब अगर डेवलप्ड इकोनॉमी में ग्रोथ रेट होती है 2%, जो आमतौर पे उनका ग्रोथ रेट है 2%, 3% मैक्सिमम। अब अगर 2% आपका ग्रोथ रेट है तो मतलब अगर आपकी जीडीपी 100 थी तो 102 पे जाएगी। ठीक हो गया? अब ऐसी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन रेट क्या होगा जी? आमतौर पे 2% के आसपास ही रहना चाहिए या इससे कम। अब हमारे यहाँ पे अगर ग्रोथ रेट 7-8% आ रहा है तो हम कह रहे हैं भी हमारा इन्फ्लेशन रेट बेंचमार्क का होना चाहिए 4% पे। तो यहाँ पे तो इन्फ्लेशन अगर मैं 2% लिख रहा हूँ तो बहुत ज्यादा लिख रहा हूँ,
इनफैक्ट ये 0% के आसपास रहेगा। इनकी रेंज ये है 0% टू 2%। और सेविंग रेट क्या होगा जी? आप जरा हमारे से कंपेयर करके देखो, हमारे यहाँ पे 8% अगर जीडीपी ग्रोथ रेट होता है तो सेविंग रेट इन द इकोनॉमी समवेयर नियर व्हाट 3.5% 4%, है ना। और मैक्सिमम भी अगर एफडी भी कराते हो आप तो भी वो 8% से ऊपर नहीं होता, 7.5% के आसपास एफडी के रेट आते हैं आपके, अगर इकोनॉमी में 8% ग्रोथ रेट हो रहा हो। तो यहाँ पे भी वही होगा, जो डिमांड डिपॉजिट्स होंगे उस पे तो सेविंग रेट कितना आएगा? आधा, 1% के आसपास। और टाइम डिपॉजिट्स अगर होंगे तो उस पे सेविंग रेट कितना आएगा? 2% इन डेवलप्ड इकोनॉमीज। यही हाल इनके लोन का भी होने वाला है। तो लेंडिंग रेट किस हिसाब से जाने वाले हैं? जितनी का कंट्री की ग्रोथ रेट है उसके आसपास ही रहेंगे, तो दे विल रिमेन समवेयर इन द ऑर्डर ऑफ 3% टू मे बी मैक्सिमम 7% ऑन एन एवरेज। तो ये सिचुएशन रहेगी डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर। इसी तरह से डेवलपिंग इकोनॉमी में भी है, तो सारे रेट्स ही आपस में लिंक्ड है। अब अगर मैं 5-5 बढ़ा दूंगा तो डेवलपिंग इकोनॉमी की सिचुएशन नजर आ जाएगी। डेवलप्ड और डेवलपिंग का एक साइकी समझ नहीं हो और सारे रेट्स की साइकी आपस में समझ नहीं हो तो पोर्ट्रे करो कि मिस्टर ओलंपिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप चल रही है ना। अब उसमें एक तो मिस्टर ओलंपिया जी खड़े हैं। अब वो बंदा जो ऑलरेडी इतना डेवलप्ड है फिजिकल लेवल पे, तो उसका ग्रोथ रेट कितना होने वाला है? अगर सपोज वो 1 साल या लेट्स से 4 साल एक्सरसाइज लगाए उसके बाद भी, मिस्टर ओलंपिया बनने के बाद, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ही विल गो डबल इन साइज और ही विल गो ट्रिपल इन साइज। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मे बी एन इंच हियर एंड इंच देयर विल मूव, बट आप या मुझ जैसे बंदे ने जो अब एक्सरसाइज शुरू कर रहा है और 4 साल एक्सरसाइज लगाएगा, है ना, तो हमारा जो फिजिकल ग्रोथ रेट या ट्रांसफॉर्मेशन रेट है वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी मिस्टर ओलंपिया हु इज ऑलरेडी डेवलप्ड। और जो बाकी के रेट्स ऑफ चेंजेस हैं, जो सेविंग रेट, इन्फ्लेशन रेट है, उसको आप बाकी के फिजिकल एस्पेक्ट से लगा लो, इंटरनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एंड एवरी काइंड ऑफ हेल्थ। इस तरह से जो सारे चेंजेस हैं वो कनेक्टेड ही हैं इकोनॉमी के अंदर। तो सेम गोस विद योर इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। अब यहाँ पे भी जब इन्फ्लेशन अगर हम चेक नहीं करते, इंडिया में 1986 के हिसाब से ही हम प्राइसेस लेते हैं और इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है, डेवलप्ड इकोनॉमीज में इतनी कम इन्फ्लेशन है, तो पैरेलल्स कैसे बना? इसी आर्ग्यूमेंट को लेके हम ये बात बोलते हैं कि भाई हम नहीं मान रहे आपका ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, हम तो जो स्टॉक फाइल रखना है, फूड सब्सिडी देनी है, वो देके ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे प्राइस कंपैरिजन नहीं आ रहे। ठीक है, अच्छा आगे देखो। अब ये जो है ये WTO की वेबसाइट से सीधा एम्बर बॉक्स सब्सिडीज को लेके जो ज्ञान है वो है। इसमें से आपने क्या नोट करना है एक्स्ट्रा? तो फिलहाल 32 WTO मेंबर्स हैं दैट हैड लार्जर सब्सिडीज दैन डी मिनिमस लेवल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पोस्ट उरुग्वे राउंड रिफॉर्म पीरियड आर कमिटेड टू रिड्यूस दी सब्सिडीज। तो 32 के आसपास है, इंडिया अकेला नहीं है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको इस पर्टिकुलर चीज से प्रॉब्लम है और कमिटेड है कि रिड्यूस करेंगे, लेकिन कब होगा पता नहीं। सेम गोज विद द ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स। तो ये तीनों बॉक्सेस की एक बार जानकारी पढ़ लेनी है, चीजें वही हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं। ठीक है, देन अब ये जो हैं दीज आर द अदर एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के सिवा। सो देयर इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो ये बेसिकली फिर से 1995 में आया और सर्विसेज का ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पे कैसे होगा उसको रेगुलेट कर रहा है। देन देयर इज एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये उसके ऊपर कंट्रोल करता है, ये 1994 में आया। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है? इट इज अ क्रिएशन ऑफ वंस माइंड, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इसको लेके अब इंडिया में भी देयर इज अ पेटेंट्स एक्ट, है ना, you should call it patent act and this has been covered in various other legislations also at the international level, जैसे पेरिस कन्वेंशन था। और इसको लेके जो सिस्टम्स हैं जैसे कॉपीराइट, रजिस्टर्ड कॉपीराइट, देन ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, देन ट्रेडमार्क्स एंड एवरीथिंग, तो वो सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के सिस्टम्स हैं। अब ये जो एरिया है यू मस्ट स्टडी एज अ पार्ट ऑफ योर जीके, ठीक है, एंड यू मस्ट स्टडी समवेयर डाउन द लाइन इन योर इंडिया ईयर बुक काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है टॉपिक, लेकिन इसकी ना कहीं पे भी ढंग से कवरेज ही नहीं होती इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। तो आप अपने लेवल पे लेकिन इसको पढ़ो जरूर, क्योंकि आज की डेट में इंडिया जो है उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेके काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, तो करंट अफेयर्स में आपको इसको कवर करना चाहिए। ठीक है,
Then comes the agreement on application of sanitary and phytosanitary measures. So ये basically क्या है? So under the SPS agreement, WTO sets constraints on the members' policies relating to food safety, bacterial containments, pesticides, inspections and labeling, as well as animal and plant health, especially in case of imported pests and diseases. तो एक तरह से जो अब लेट्स से एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लोग जो हैं वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ और सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया के साथ ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन अगर अलग तरह के बैक्टीरिया और वायरसेस वहां पे आएंगे तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे एकदम से, तो देन दे विल नीड हैव मोर डिजीजेस एंड एवरीथिंग लाइक दिस. सो लाइक वी आर फेसिंग द सिचुएशन ऑफ COVID-19, यू नो, तो मे बी द चाइनीज पॉपुलेशन हैज अडेप्टेड टू एन एक्सटेंट बट वी हैवंट, है ना. सो द एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, सो दिस वाज द अनदर वन. तो इसमें क्या क्या आता है आप देखिए. सो इट वाज नेगोशिएटेड ड्यूरिंग द उरुग्वे राउंड ओनली, और इसमें क्या किया गया, टेक्निकल बैरियर्स जैसे हमने बात किया था यूरो 6 स्टैंडर्ड्स या कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन कि जब भी ये चीज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आए तो ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉलो हो फिर ही आए. अब ये ज्यादातर टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड जो हैं वो डेवलप्ड इकोनॉमीज लगाती हैं बजाय इसके की डेवलपिंग इकोनॉमीज. ठीक, ओके. नेक्स्ट, एग्रीमेंट ऑन कस्टम्स वैल्यूएशन, फॉर्मली नोन एज एग्रीमेंट ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 7 ऑफ गैट. तो ये सारे एग्रीमेंट्स हैं, इनका बस नाम याद रखना है. मैंने इसीलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया. प्रीलिम्स में उन्होंने बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्रीमेंट्स अंडर WTO. बस फिर वहां पे रिकॉग्निशन तक का काम रह जाता है कि हाँ जी ये एग्रीमेंट है और ये एग्रीमेंट नहीं है. बस इससे ज्यादा डिटेल में जाने की PCS के एग्जाम के लिए तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है. UPSC में भी अगर वो पूछेंगे तो AOA के बारे में ज्यादातर वो पूछने की गुंजाइश रखते हैं. अदरवाइज ये टॉपिक मेंस के साथ ज्यादा रेलेवेंट होता है. हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिफॉर्म्स जैसे हैं उसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पिछले साल मेंस में आ चुका है. देन इन December 2013 जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है और करंट अफेयर के हिसाब से याद रखना है. सो ए न्यू डिसीजन वाज मेड एट द बाली पैकेज. So that was the trade facilitation agreement. That was a breakthrough which happened. Now in this Bali ministerial conference, Bali is in Indonesia. This was the first multilateral agreement since the creation of WTO. इस वजह से important है. स्टार्टिंग में जो कर लिया उसके बाद सबकी आपस में भिड़ते जरूर रहे हैं, बट अल्टीमेटली डिसीजन एक ही आया है आज तक, दैट इज ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट. इसका कोर पर्पस यही था कि जब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है उसमें अभी प्रोसीडरल लेवल पे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कोई ना कोई इनएफिशिएंसी आती है, जैसे लेट्स से नंबर ऑफ फॉर्म्स टू बी फिल्ड और वेदर द मैकेनिज्म इज ऑनलाइन और नॉट, और हाउ मेनी स्टेप्स आर टू बी फॉलोड व्हेन यू आर importing or exporting a particular thing, how much time does it take for a particular thing to get customs clearance. ये वाली जो चीजें हैं ये बहुत एक फ्रिक्शन पैदा करती हैं ट्रेड के लेवल पे, और इससे ट्रेड इनएफिशिएंसी तो आती है, लॉजिस्टिक्स प्राइस भी बढ़ जाते हैं. इसलिए इट एम्स एट स्पीड ऑफ कस्टम्स प्रोसीडर्स एंड मेक ट्रेड्स इजियर, फास्टर एंड cheaper. So that is the core emphasis on it. ठीक है जी. और ये जो दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशंस या दोहा एजेंडा एक WTO के अंदर आता है, मेंस में पढ़ेंगे, उसका एक छोटा सा पार्ट है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट. ठीक है जी. और बाली पैकेज के अंदर इसके अलावा क्या हुआ, द टॉक्स ऑल्सो रीच्ड इंटरिम एग्रीमेंट ऑन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स, wherein the continuing exceptions that allow developing countries to stockpile agriculture products to protect against food shortages was allowed till a peace can be formed. मतलब आप एक फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच सकते, तब तक आपका ये अलाउड है. आप अपनी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग जो है वो रखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जैसे हम रख रहे हैं इंडिया के अंदर, तो वो आप रख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट केम नायरोबी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन 2015. अब इसके अंदर क्या चीजें हुई आप देखिए. सो नायरोबी इज इन कीनिया. So it focused on selected number of issues that were a part of Doha Development Agenda, and agreement was reached on the following. So which were they? First, stopping the use of subsidies and other schemes unfairly supporting agricultural exports. तो जैसे कि amber box subsidies हैं उनको रोकना है. Ensuring that food aid for developing countries is given in a way that it does not distort local markets. Then seeking to simplify the conditions that exporters from the poorest country have to meet so that their products benefit from the trade agreements. So basically इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो रूल ऑफ ऑरिजिन क्लॉज है
या फिर हम ये उसके ऊपर कोई टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड लगाते हैं, तो पुअर कंट्रीज जो हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स चाहे ना मीट कर पाए तो उसमें थोड़ा सा आप रिलैक्सेशन उनको दीजिए. देन गिविंग मोर अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेसेस फ्रॉम पुअरेस्ट कंट्रीज टू प्रोवाइड सर्विसेज to all the WTO 164 members. So, however, many observers at Nairobi signaled that the end of Doha talks and a sentiment that intensified after the 2016 election of our favorite or not so favorite Trump. है ना, फेवरेट इस वजह से क्योंकि न्यूज में जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ बढ़िया कॉमेडी तो करके जाते हैं. खैर, लास्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विच हैपेंड, और प्रीलिम्स के लिए ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक तो आपको याद रखनी है बाली, ठीक है, बाली और सुग्रीव वाले बाली, और दूसरा आपको याद रखना है ब्यूनोस आयर्स, अर्जेंटीना. ओके, नाउ 2017 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो ये है ब्यूनोस आयर्स, इसमें कुछ नए मुद्दे लेके आए. वो कौन कौन से नए मुद्दे लेके आए? दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट women empowerment, they started talking about labor issues and everything like that, and they started talking about MSMEs, and they were putting Doha agenda on the side. तो जिसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आइए देखते हैं ये क्या है. So one thing was there that they started a trade facilitation agreement. So इसको लेके बहुत खुशी थी सबके अंदर, तो वो उन्होंने जाहिर की. लेकिन USA did not actively seek to dismantle the WTO as some had feared. आमतौर पे अभी तक ट्रंप की भाषा जो थी वो ये थी कि WTO खत्म कर दो, कुछ नहीं हो रहा है इससे. उनकी भाषा तो WHO को लेके भी यही है, क्योंकि जब तक तो उनका फायदा हो रहा था इन सारे ऑर्गेनाइजेशन से तब तक तो ये बड़े अच्छे थे. अब चाइना जो है वो उसके पैरेलल खड़ा हो रहा है हर जगह आके, तो अब उनको लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है ना. देन नाउ व्हाट हैपेंड? India at this particular conference, what kind of issues were there? So developed countries wanted 21st century trade issues like commerce, investment facilitation, MSME and gender equity, कि ये वाले issues जो हैं इनको हम forefront पे लेके आए. लेकिन India toughened its stance on these issues and said e-commerce is subject was not a part of the original Doha agenda जो हम WTO में development के लिए लेके आ रहे थे. एंड इंडिया इंसिस्टेड दैट दोहा राउंड इश्यूज जो पहले हमारे हैं, पहले उनको खत्म कर लो. दे मस्ट बी फर्स्ट टेकन अप एंड रिजॉल्व्ड. एंड इट अपोज द जॉइंट डिक्लेरेशन दैट इज ट्रेड एंड विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. एंड इंडिया सेड दैट WTO इज नॉट द राइट फोरम टू डिस्कस जेंडर इश्यूज. तो एक तरह से वी काइंड ऑफ मूव्ड आउट ऑफ इट, है ना. तो जो 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO का था, ये इंडिया का वहाँ पे पहली बार ऐसा कुछ पिक्चर नजर आया कि विमेन इश्यूज के ऊपर या विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इंडिया सेड नो, इट इज नॉट द राइट फोरम एंड आई एम नॉट सपोर्टिंग योर थिंग. कारण है इसके पीछे. अब ये जो डेवलप्ड कंट्रीज थी ना, इन्होंने किया क्या, जो दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हैं जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज का कुछ फायदा होने के चांस है, उसको तो बोले साइड पे रख दो. लेकिन साइड पे रख के ई कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, MSME और जेंडर इश्यू उठा लो, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो ऑलरेडी अपने आप को फोरफ्रंट पे रखे हुए हैं. ई कॉमर्स में हमारे यहाँ पे सबसे बड़े जायंट्स कौन है इंडिया में? Amazon है ना. और वर्ल्ड लेवल पे जैसे कि अलीबाबा है ना. तो इस तरह के जो ई कॉमर्स जायंट्स हैं, इनका ज़्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू योर स्मॉल पेटी शॉपकीपर्स एंड एवरीबडी लाइक दैट. इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन में भी वी आर सीकर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज. सो इफ वी गो फॉर दीज काइंड ऑफ इश्यूज, then in general we are moving away from the agenda that we have pushed for so many years in the Doha development discourse. तो वो सारी चीज़ें छोड़ के वो कहते हैं कि नए पे आ जाओ, नए मुद्दे उखाड़ लो. तो अब जो इसी वजह से ना, क्योंकि इतना बड़ा इम्पैस जो है वो WTO में हमेशा होता रहता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मल्टीलैटरल WTO की बजाय अब प्लूरीलैटरल ट्रेड जो है उसकी तरफ लोग बढ़ रहे हैं. जैसे अभी आपने देखा ना कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, हालांकि इंडिया उसमें पार्ट एंड पार्सल नहीं है, लेकिन ये क्यों बनाना पड़ा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मुद्दे आने शुरू होते हैं ना WTO पे, तो उसका कुछ एक आम तर्क विचार लोगों का बन ही नहीं पाता. मल्टीलैटरल है, जब तक सबकी यस नहीं आती तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, और सबकी यस आने में टाइम बहुत लगता है. अब दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के साथ जैसे हुआ, इस वजह से अब लोग इसको बाईपास ही कर रहे हैं. एंड देन WTO इज डाइंग इट्स ओन डेथ slowly. So plurilateral agreements are taking much more
economic space or much more the facilitation or instrumental space as compared to the multilateral institutions. So ये एक watch aspect है for WTO, इसीलिए UPSC मेंस में WTO रिफॉर्म्स को लेके क्वेश्चन भी आया था. खैर, प्रीलिम्स के एंगल से और क्या चीजें चाहिए हो सकती हैं, देखो. सो इंडिया इज ए फाउंडर मेंबर ऑफ गैट. देश अभी आजाद ही हुआ है 15 अगस्त 1947 को, और वहां पहुंच गए कि हाँ हम इसका नींव पत्थर रखेंगे साथ में, है ना, मिलके. चलो खुशी होती है अपनी अपनी. अब तब से क्या ले लिया हमने WTO से, आज तक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में अगर कोई भी केस जाता है हमारा तो इंडिया हारता ही है, मैंने तो जीतता दिखता नहीं, है ना. देन now services export of India are 40% of India's exports and 55% when it comes to GDP contribution, and in this aspect India strongly favors extension of higher level of protection to geographical indications for products such as your agriculture products like basmati rice, Darjeeling tea, Alfonso mango at par with intellectual property rights, that is TRIPS. तो ये हमारा एक पुश है, लेकिन ये पुश अभी कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा. डेवलप कंट्रीज वांट कि वो जो नॉन ट्रेड इश्यूज हैं उनको भी वहाँ पे ले आए, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स और रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन पॉलिसी, इस तरह की चीज़ें भी मल्टीलैटरल एग्रीमेंट में ले आए, ताकि जो एक नेशन के लेवल पे, सोवरेनिटी के लेवल पे ये इश्यूज खुद देश डिसाइड करते हैं वो भी मल्टीलैटरली ही डिसाइड हो जाएं, और फिर WTO रेगुलेटिंग अथॉरिटी तो है ही, और फिर अपने हिसाब से वो उसको चलाते रहे. तो इन सब से समझ यही आता है कि एसेंशियली WTO जो फोरम है ये ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री के इंटरेस्ट को ही परस्यू करने के लिए सेटल्ड है, और डेवलपिंग कंट्रीज जो अपने इंटरेस्ट अगर इसमें परस्यू करते भी हैं तो इन जनरल वो कभी उसका फ्रूटिफिकेशन होगा या नहीं, फल मिलेगा या नहीं, नोबडी नोस. या अब एक जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट हुआ है आज तक, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स 2-3 हैं जो हमें सेट करनी है. वो क्या? सो इट इज द बिगेस्ट डील एवर. नाउ दिस इज जस्ट वन डील, सो वी विल कॉल इट बिगेस्ट, है ना. सो इट विल हेल्प द वर्ल्ड ट्रेड बाय $1 trillion, ensuring cheap movement, easy and fast movement of logistics. India ratified it in 2016. And ultimately it will ease out the processes in way the trade is happening, in way the import export is happening, custom clearance is happening. So, and that will also help in reducing corruption in customs and everything. So that's how it is facilitating the trade. Now, this basically concludes our discussion on WTO. Prelims के एंगल में आपने अब चीज़ों पे ध्यान किस पे रखना है, मैं दोबारा से आपको जो सारा का सारा जो एरियाज हैं वो एक बार टिक मार्क करवा रहा हूं, ध्यान से आप देख लीजिए और उसको सेट कर लीजिए. सो देयर वी गो. ओके, सो पहले तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है. उसके नीचे जनरल काउंसिल है जो 3 तरह से मिल सकती है आपस में, इसके बारे में पता होना चाहिए. देन वी मस्ट नो अबाउट द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ओके, एंड यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादा हैं. देन फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई और लास्ट कहाँ हुई, ये दोनों के बारे में पता होना चाहिए, और अगली कहाँ होगी, दैट इज नूर सुल्तान कजाकिस्तान. ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना आप. देन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर जो सब्सिडीज की हमने बात की, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स के अंदर. सो ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ये 3 अलग अलग लेवल की सब्सिडीज हैं. कुछ इसमें से ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, जैसे कि एम्बर बॉक्स. ग्रीन और ब्लू जो है वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं है. डी मिनिमस लेवल ऑफ सपोर्ट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लिमिटिंग है. इसमें एक बेस ईयर है जो याद रखना है 1986-88, ठीक है. और इसको बस एक बार पढ़ लेना है, और हम अकेले नहीं हैं, 32 देश हमारे जैसे ही हैं जो यहाँ पे आते हैं. देन बेसिक जो एग्रीमेंट्स जितने भी WTO के हैं उनका सिर्फ नाम याद रखना है, ज़्यादा नहीं. TFA जो एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट बाली पैकेज के थ्रू आया, उसकी डेट 2013 बाली पैकेज, और TFA की रैटिफिकेशन डेट इन इंडिया दैट इज 2016, वो याद रखनी है. 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में इंडिया का स्टैंड याद रखना है प्रीलिम्स के लिए. दिस शुड बी इट फॉर योर WTO. अब इसके आगे जो हमने करना है दैट इज द ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं. सो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन इन आवर लाइन इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. IMF जो है, it came out of Bretton Woods conference as a financial institution. तो the conference which was there, तो the conception जो है वो 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ. 1944 ਦੀ conception ਤੋਂ ਬਾਅਦ it finally came into form in
1945 and the date for that is 27th December, ठीक है। गोल की है किस ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ टू स्टेबलाइज दी एक्सचेंज रेट्स जो एक करंसी ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸਿਸਟ ਦ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਇੰਪੋਰਟ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। इन केस फॉरन एक्सचेंज किसी कंट्री को नहीं है तो किस तरीके आपका ट्रेड सैट कर सकती है वो भी एक सिस्टम बनाया जाए। सो दिस वॉज द कोर कंसर्न। अंडर दिस कंसर्न द बेसिक आइडिया वॉज दैट वही कंट्रीज ये मैंबर्स बन गए जिन्होंने को कुछ एक सर्टन अमाउंट ऑफ ट्रेड पोटेंशियल भी है और अगे जाके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी करनगे और एज इट इज़ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਓਪਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣੇਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਵਿਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ ਬਟ ਦਿਸ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਸ ਰਿਵੀਲਡ slowly as IMF also evolved as an institution. But then countries were not eligible for membership in the IBRD unless they were members of IMF। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਏਡ ਮਿਲੇਗੀ। अब IBRD ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫॉर ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ ਰੈਵਿਜਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਈਜ਼ੀ ਚੀਪ ਲੋਨਸ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ IBRD ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਨਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ IMF ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੋ। Okay, this was the precondition. Now IMF as per Bretton Woods agreement was to encourage इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन ताकि लोग एक दूसरे की करंसी नू अहमियत देन। इंट्रोड्यूस्ड ए सिस्टम ऑफ कन्वर्टेबल करंसीज एट फिक्सड एक्सचेंज रेट। आप जी स्टोरी ऑफ मनी कवर की सी मॉनेटरी सिस्टम दे विच एंड रिप्लेस्ड गोल्ड विद द US डॉलर वेयर गोल्ड वॉज एट $35 पर आउंस फॉर ऑफिशियल रिजर्व। तो जो सिस्टम किया गया दिस वॉज कॉल्ड एज the gold standard, so to speak. Yes, so under this gold standard US dollar was benchmarked against gold। तो उन्होंने क्या भी if you give us $35 the US Federal Reserve will give you 1 ounce of gold। This was the system that was created। Okay, now under the Bretton Woods system which collapsed ultimately in 1971, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਨਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। what happened there was a Nixon agreement ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ Smithsonian agreement ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, also called as Nixon shock। the name of the agreement was Smithsonian agreement। सो रिमेंबर मॉनेटरी सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 1971, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ US का गवर्नमेंट ने किया कि नाउ ऑनवर्ड्स वी आर नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन, है ना। एंड the US currency will now be traded on demand supply basis only। it's on free float basis। it will not be at par with gold or anything like this that you will give us dollars and we will give you gold। nothing like that is going to happen। सो ये सिस्टम जो था ये कोलैप्स किया 1971 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, देन IMF प्रमोटेड द सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स विच कंटिन्यूज टू बी इन प्लेस इवन टुडे। ओके, देन गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ IMF। सो ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसका पासिंग रेफरेंस आपने देना। तो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, दूसरा मिनिस्ट्रियल कमिटीज़ हैं और तीसरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। 3 पार्ट्स में इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर चलता है। इसके गवर्नेंस के अंदर अभी गीता गोपीनाथ इज़ द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF विच इज़ एन इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। सो इनकी काफ़ी बार चर्चाएं रहती हैं और न्यूज़ में भी इनका चेहरा जो है वो नज़र आता रहता है। तो ये एक पर्सन इन न्यूज़ के हिसाब से भी आप याद रख सकते हो IMF के साथ कनेक्टेड। और इनकी प्रेडिक्शन है कि जो इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ तो क्या, अब तो कॉन्ट्रैक्शन रेट है विच विल बी अराउंड -4.5%। तो दैट इज द सिचुएशन वेयर वी आर एंड दैट इज द प्रेडिक्शन ऑफ IMF विद रिस्पेक्ट टू अस। नाउ विद इन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो इसका मेन एस्पेक्ट है वो क्या होता है, सो इट कंडक्ट्स द डेली बिजनेस ऑफ IMF एंड एक्सरसाइजेस द पावर्स डेलीगेटेड टू इट अंडर द आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट। सो इट डिस्कसेस ऑल द फंड्स वर्क एंड एवरीथिंग। नाउ विद इन दिस डिस्कशन द डिसीजन मेकिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस, but sometimes formal votes are also taken। आमतौर पे
आम सहमति से डिसीजंस लिए जाते हैं इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर आईएमएफ के पूरे काम चलते हुए कि किस कंट्री को कितनी एड मिलेगी, कितना फंड जाएगा, कितना लोन देना है, सो एंड सो, कितने रेट्स रहेंगे। बट कभी कभी वोटिंग भी होता है, एंड दीज वोट्स ऑफ ईच मेंबर आर इक्वल टू द सम ऑफ बेसिक वोट्स दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल मेंबर्स एंड कोटा बेस्ड वोट्स। तो दो तरह की वोट्स होती हैं, एक होती है बेसिक वोट्स और दूसरी होती है कोटा वोट्स। बेसिक वोट्स तो बाय डिफॉल्ट हर मेंबर को एक जैसी मिल जानी है जस्ट बिकॉज ऑफ मेंबरशिप ऑफ आईएमएफ। कोटा वोट्स एक फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट होती हैं। वो फॉर्मूला क्या है, लेट्स सी। सो आईएमएफ में एक बेसिक सी सिस्टम है, पे ए कोटा सब्सक्रिप्शन। जितना ज्यादा आप उसमें पे करेंगे उतना आपका कोटा वोट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, एंड इट इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला वेटेड एवरेज ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो जितनी एक इकोनॉमी की जीडीपी होगी, जितना बड़ा साइज ऑफ इकोनॉमी होगा, उसका वेटेज लेंगे 50%। ओपननेस मतलब उधर एलपीजी कितना है उसकी वेटेज लेंगे 30%। एलपीजी कितना है मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी कितनी है 15%, इसकी वेटेज ली जाएगी। इंटरनेशनल रिजर्व्स या फॉरेन एक्सचेंज उनके पास कितनी है, फॉरेन करेंसी के लेवल पे ही सिर्फ, वो 5% वेटेज दी जाएगी। इन 4 एरियाज को आपने प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। ठीक है, दैट बेस्ड ऑन व्हाट एरियाज और व्हाट इंडिकेटर्स और व्हाट फॉर्मूला द IMF quota is decided और quota votes in IMF are decided, so this is the formula। अब जो इसमें GDP भी है वो सीधे तौर पे नहीं ली जाती। 60% GDP ली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट एक्सचेंज रेट्स, दैट मीन्स नॉमिनल GDP, और 40% GDP ली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ PPP एक्सचेंज रेट, दैट इज नेशनल इनकम एट परचेजिंग पावर पैरिटी, है ना, एक्सचेंज रेट, तो वो आपने लेना है। देन अब फाइनली आ गया स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब कोटा हो गया। कोटा बेसिकली क्या बात करेगा यहाँ पे, स्ट्रेंथ। जब एक डिसीजन मेकिंग की बात आएगी तो वहां पे जितने आपके पास नंबर ऑफ वोट्स होंगे, मेंबरशिप वोट एंड कोटा वोट, बोथ विल डिसाइड हाउ मच स्ट्रेंथ डू यू कैरी इन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड इन द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ आईएमएफ। ठीक है, ओके। नाउ SDR is the IMF's unit of account. It is not a currency, but it is also called as paper gold. ये इसके लिए दूसरा यूज होता है शब्द। पेपर गोल्ड इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको ट्रेड के लिए जरूरत पड़ जाए कभी भी, तो आप इसके साथ भी ट्रेड एज इट इज कर सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, इन द मनी फॉर्मेट इटसेल्फ। तो दिस इज द यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ IMF. नाउ फॉर एवरी 1 lakh SDR you will get 1 कोटा वोट। तो जितना ज्यादा आप यहाँ पे पैसा जमा कराते जाएंगे आईएमएफ में, उतना आपका जो कोटा वोट है वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए पे पर कोटा वाला जो सिस्टम है वो यही है। ठीक है, अब ये एसडीआर जो है, इट इज डिटरमाइंड by summing the values in US dollars based on the market exchange rates of a SDR basket of currencies। तो SDR basket of currencies का मतलब ये है कि कौन सी अलग अलग करेंसीज के बेसिस पे एक हमने SDR को खड़ा करना है। तो वो पिलरिंग करेंसीज हैं US डॉलर, यूरो, जापानीज येन एंड पाउंड स्टर्लिंग, और 5वीं जो इसमें ऐड हुई है दैट इज चाइनीज रेनमिनबी व्हिच वाज इंक्लूडेड इन 2016, और साथ ही 2017 के प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन में आ गई थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैव बीन एडेड इन एसडीआर, है ना। सो दैट इज देयर। सो एसडीआर करेंसी वैल्यू इज कैलकुलेटेड डेली, हर रोज इसकी कैलकुलेशन होती है। आज की डेट में 1 एसडीआर इज अराउंड 105 रुपीज, 4.95, दैट इज द फिगर दैट विल कम आउट। अगर आप SDR to INR कन्वर्ट करके देखो पता लग जाएगा। तो लेट्स से हमें अब अगर ट्रेड के लिए हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं बचा, गोल्ड नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो याद करो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हमने 2 चीजें लिखी थी। और हम जब फॉरेक्स रिजर्व्स RBI के अंदर बात कर रहे थे तो देयर वर 4 बेसिक एलिमेंट्स टू इट। वन वाज फॉरेन करेंसी, second was gold, third was SDR and fourth was RTP। ये 4 हमने एस्पेक्ट्स लिखे थे। अब ये जो SDR है ये एज गुड एज करेंसी है, IMF यूनिट ऑफ अकाउंट है, तो ये हम वहां से ले सकते हैं और एज इट इज ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं अगर ये दोनों ही ना बचे, फॉरेन करेंसी और गोल्ड। थर्ड जो इसका एस्पेक्ट है दैट इज रिजर्व ट्रांचे पोजिशन और RTP। अब वो भी देख लेते हैं कि क्या होता है।
पर उससे पहले थोड़ा सा और SDR के बारे में. सो SDR रिप्रेजेंट्स ए क्लेम टू करेंसी हेल्ड बाय IMF मेंबर कंट्रीज फॉर विच दे मे बी एक्सचेंज्ड. तो जितने हमारे पास SDR यूनिट्स है उसके अगेंस्ट हम उतनी करेंसी ले सकते हैं. कल मैंने आपको RBI का डेटा भी शो किया था अप टिल 3rd जुलाई की कितनी SDR हमारे पास है और उसका रुपीज या डॉलर में क्या मतलब बनता है. ठीक है. नाउ मेंबर्स वोटिंग पावर इज रिलेटेड डायरेक्टली टू देयर कोटास, द अमाउंट ऑफ मनी दे कंट्रीब्यूट टू द इंस्टीट्यूशन. अब भाई IMF एक फंड है ना, तो उस फंड में जितने बंदे जितना पैसा डालेंगे, जितना पैसा डाला है उस हिसाब से फंड में उस बंदे की से रहेगी. लेट्स से आप और मैं एक फंड खोल लेते हैं, अगर मैं 90% कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ और आप 10, तो 90% से उस फंड को लेके मेरी ही रहेगी ना कि उसको कहाँ खर्च करना है. तो वैसे ही IMF है, नथिंग डिफरेंट है ना. नेक्स्ट आ जाओ RTP या रिजर्व ट्रांचे पोजीशन. अब ये क्या है? अब एक तो हमारा कोटा है कि हमने एक फंड बना दिया तो एक मिनिमम अमाउंट उसमें हमारे कंट्रीब्यूट करना है. अगर उससे ज्यादा हम कंट्रीब्यूट करें तो वो जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उसको यूज हम अपने हिसाब से कर सकते हैं. IMF की कंसेंसस की जरूरत नहीं है. तो ये भी कुछ ऐसे ही है. अब देखो, इट इज ए पोर्शन ऑफ द रिक्वायर्ड कोटा ऑफ करेंसी ईच मेंबर कंट्री मस्ट प्रोवाइड to the International Monetary Fund that can be utilized for its own purpose without a service fee or economic reform condition. आम तौर पे ना IMF से जब भी आप कुछ लोगे तो आपको या तो फीस लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा कहने का मतलब, या फिर कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म कंडीशंस हैं जो फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी आपको IMF से लोन मिलेगा. लेकिन RTP एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कोटा है जो वहां पे आप जमा करा के रखते हो. जब कभी आपको जरूरत पड़ो तो बिना इन दोनों कंडीशंस के आप पैसा ले सकते हो. तो इट्स लाइक अ रिजर्व ट्रांचे पोजीशन, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ SDR. जिवें आप गल करते हैं ना SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. सो लेट्स से दिस इज 18% और ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ एक्स्ट्रा ट्रेजरी बिल्स ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ then this can be used in your liquidity adjustment facility with RBI. Similar kind of thing is this SDR and RTP. So your SDR will be right here कि this is your SDR quota. ठीक है. ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ एक्स्ट्रा ਤੁਸੀਂ रिजर्व कुछ क्रिएट करके रखा है ਜਿਹੜਾ बिना किसी कंडीशन ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ एक्सचेंज कर सकते हो. So that is how the situation will work. Now what is the relationship between IMF and India? So I have given you the whole history of the relationship. I am only discussing the post-liberalization relationship. So 1990s फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो इंडिया के थे वो 2 हफ्ते के इंपोर्ट के लिए ही रह गए थे, ये हमने पढ़ा हुआ है. एंड सेफ मिनिमम रिजर्व्स वर फॉर 3 मंथ इक्विवेलेंट. इतने आम तौर पे होने चाहिए, है ना, कि भाई एक कंट्री को अगर सेफ तभी माना जाएगा अगर 3 महीने तक के उसके पास इंपोर्ट करने के पैसे हैं. तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $2.2 बिलियन का इमरजेंसी लोन जो है वो IMF से लिया. एंड फॉर दिस इट प्लेज्ड 67 टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी. साथ ही साथ इंडिया प्रॉमिस्ड IMF टू लॉन्च सेवरल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स सच एज योर डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी, ये करना पड़ा हमें, रिडक्शन इन बजटरी एंड फिस्कल डेफिसिट, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइक LPG, वो सारे करने पड़े बिकॉज ये एड कंडीशनैलिटी थी IMF की. इन्हीं एड कंडीशनैलिटीज को आप आगे जाके जब मेंस होगा तो वहां पे पढ़ोगे. दिस वाज द गुड गवर्नेंस एजेंडा ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF. बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को एड देने से पहले कुछ एक कंडीशंस मनवा ली जाती थी कि भाई अगर तुम LPG में आओगे तभी ये होगा. तो जैसे मैंने कहा था कि IMF का एक एजेंडा था कि उसको एज इट इज LPG प्रमोट करना था, बट वो प्रमोट तभी करेगा ना जब आपको जरूरत होगी, तभी आपको बोलेगा भाई अब तू ये कर, फिर मैं तेरी जरूरत पूरी करता हूँ. तो वही यहाँ पे हुआ भी इंडिया के साथ. तो इसके बाद हम LPG की तरफ चल रहे हैं नॉन स्टॉप. द फॉरेन रिजर्व स्टार्टेड पिकिंग अप with the onset of liberalization. हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आना शुरू हुआ. Now India has occupied a special place in the board of directors of the fund and played a credible role in determining the policies of the fund as well. तो now it's not a big deal for us. अब मुझे ये बताओ कि इंडिया की तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन IMF में है कौन? चैट में लिख के बताओ. मैं भी आपका आंसर जो है वो लाइव चैट में ही दूंगा. देखते हैं किसको पता है. इंडिया की तरफ से हु इज द पर्सन दैट इज देयर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन IMF. ये करंट अफेयर की न्यूज भी है. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं.
आंसर चैट में मिल जाएगा आपको। सो IMF रिफॉर्म्स, तो IMF में ना एक बेसिकली कोटा को लेके आमतौर पे थोड़ा सा चिंता रहती है, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज का कोटा ज्यादा है डेवलपिंग के कंपैरिजन में। इस तरह से IMF डिजाइंड है। स्पेशली अगर आप देखोगे तो जो G7 डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है, दे होल्ड अराउंड 40% ऑफ द कोटा। इस वजह से डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा सा इससे ना परेशानी रहती है जब भी कोई फंड की जरूरत पड़ जाए और जब भी डिसीजन मेकिंग के अंदर कुछ भी लेना हो। तो इसलिए उन्होंने अपना अलग से ब्रिक्स बैंक खोल लिया, खासतौर पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो दे ओपन अप ब्रिक्स बैंक। हालांकि रशिया उसमें से डेवलप्ड कंट्री है, बट स्टिल दैट्स हाउ इट वाज देयर, बिकॉज देयर वाज अ डिसकंटेंट of these countries with IMF that they are not giving them the proper representation in terms of quota membership, okay, despite they holding a lot of GDP and lot of population at the world scale. So 2010 में फाइनली इसमें कोटा रिफॉर्म्स हुए आफ्टर द 2007-8 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें डेवलप्ड इकोनॉमीज जो थी वो तो नीचे गई और डेवलपिंग इकोनॉमीज में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। अब ये कोटा रिफॉर्म्स जब हुए भी तो 6% डेवलप्ड इकोनॉमीज का कोटा डेवलपिंग को शिफ्ट कर दिया, जो बड़ी रिलक्टेंटली धीरे धीरे जाके 2016 में इंप्लीमेंट किया गया। 2010 का रिफॉर्म था, 16 में इंप्लीमेंट किया, बिकॉज यूएस कांग्रेस जो थी वो इसको लेके कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। खैर, अभी रिसेंटली एक 15th जनरल कोटा रिव्यू मीटिंग भी हुई, जिसमें देयर वाज नो चेंज इन कोटा एंड एवरीबॉडी लेफ्ट इट डिससैटिस्फाइड। अभी भी IMF इज अगेन a developed dominated institution, and here also now we are creating alternative institutions, just like we talked about BRICS Bank कि भाई IMF से कभी जरूरत पड़ जाए उसकी बजाय अच्छा है कि तुम BRICS Bank से ले लो। चाहिए क्या होता है, फॉरेन करेंसी चाहिए होती है कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेट करने के लिए या कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो वहां से ले लो, जरूरत ही नहीं है। आमतौर पे अगर इनकी करेंसी से बात बनती है गुड इनफ, नहीं तो फिर देखेंगे। इट्स लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक। Now वर्ल्ड बैंक फिर से ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ही इसका भी ओरिजिन है इन 1944 USA, और एज इट इज इट हैज 5 ऑर्गेनाइजेशंस। प्रीलिम्स के एंगल से इन पांचों के बारे में पता होना चाहिए, एंड इट्स हेडक्वार्टर्स इन वॉशिंगटन। PCS में ना बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले भी कहा, इतना ही पूछ लेते हैं कई बार कि भाई हेडक्वार्टर किधर है, बस पूछा भी हुआ है आप अगर पिछले पुराने पेपर निकाल के देखोगे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ओके। And the president of World Bank is generally an American citizen. Okay, I'll put in the word generally. और IMF के अंदर हमेशा कोई ना कोई यूरोपियन is the controlling authority. Okay. Then अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो इस तरह से 5 अलग अलग एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि फर्स्ट फॉर्मेट में आया। अब इनको ध्यान से देखने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे चलते हैं, दैट्स अ बेटर स्लाइड टू लुक एट। सो सबसे पुराना इनमें से जो इंस्टीट्यूशन है नंबर 1 पे जो फॉर्म होता है, दैट इज IBRD। इसका रोल क्या है, टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल लीगल एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, और इसके आमतौर पे जो मेंबर कंट्रीज हैं दे विल बी द क्लाइंट्स, और ये करता क्या है, इट प्रोवाइड्स लोन्स, पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंस। 3 काम ये करता है IBRD, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो इनमें इंस्टीट्यूशन बन के आता है, दैट इज IFC, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो इट इज टू प्रमोट द प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है। इसीलिए इसको इन्वेस्टमेंट आर्म के तौर पे भी सोचा जाता है, ठीक है। बट इन्वेस्टमेंट आर्म पर्टिकुलरली अगर किसी को बोलेंगे तो दैट इज MIGA, विल कम टू दैट। अब प्राइवेट कंपनीज जो हैं अलग अलग मेंबर कंट्रीज के अंदर, वो इसकी क्लाइंट रहेंगी, एंड विल प्रोवाइड इक्विटी फाइनेंस, तो बेसिकली उनके शेयर खरीद लेगा, लॉन्ग टर्म लोन्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज। तीसरे नंबर पे जो इंस्टीट्यूशन बन के आया, दैट वाज IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसको सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, सॉफ्ट लोन विंडो, प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, दैट इज IDA, ठीक है। तो it provides loans to those countries where per capita income is less than $1,025. इंडिया में अभी ज़्यादा हो गया तो इसलिए हमें यहाँ पे नहीं मिलता, और ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स होते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि 40 साल तक इसका रीपेमेंट पीरियड है, 10 साल एक्सटेंड भी हो जाता है, और देने भी होम करेंसी में ही होते हैं। So that's why it's the soft loan window. India enjoyed a blend status till 2011-12 और सो, उसके बाद हमारा पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ गया। ब्लेंड स्टेटस का मतलब क्या है कि इन दोनों से ही लोन ले सकते हैं, IBRD से भी और IDA से भी, ठीक है।
Then the next organization to focus upon, fourth one is International Center for Settlement of Investment Related Disputes. तो this is like a dispute settlement body of World Bank. तो इसका भी कंसर्न यही है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर कंट्रीज एक से दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो वर्ल्ड बैंक में वो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट फैसिलिटी भी देते हैं आपको, ठीक है। The fifth organization in chronological manner is MIGA. This is also known as the investment arm of World Bank. इतना कि कई बार प्री में क्वेश्चन आ जाता है, so be very careful. Investment arm of World Bank. So this provides basically instruments of political risk management, कि अगर एक पर्टिकुलर कंट्री जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट खराब हो गई, तो इट विल प्रोवाइड दी सर्टेन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस टू यू। सो पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस जो है वो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन देती है। तो दिस टुगेदर दीज 5 ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ओके। और अल्टीमेटली अगर सिंपल बोलना हो तो IBRD इज वर्ल्ड बैंक, फाइन। इसके अलावा अब ये तो 3 मेजर थे जो एक्सटर्नल सेक्टर के साथ रिलेटेड थे और इकोनॉमी में पढ़ने वाले थे। अब जीके, जिसको जनरल नॉलेज बोलते हैं, उसमें आपको जो ऑर्गेनाइजेशंस पता होनी चाहिए, तो मैंने एक एग्जॉस्टिव लिस्ट उसकी बनाई है। इनको आप बस एक काम करना है, विकिपीडिया खोलना है, वेबसाइट है, ठीक है, और वहां पे इनका बस नाम डालना और इसके बारे में जो फर्स्ट पैराग्राफ में वहां पे इंफॉर्मेशन दी होगी, और साइड में एक बॉक्स बना होता है जिसमें लिखा होता है कि कब बना, मेंबर्स कौन है, अभी डायरेक्टर जनरल या चीफ या कौन है, और हेडक्वार्टर किधर है। बस ये इंफॉर्मेशन और फर्स्ट पैराग्राफ प्रीलिम्स के लिए ये जरूर बढ़ के जानी है रिगार्डिंग ऑल दिस। कई बार मेंबरशिप पे क्वेश्चन आ जाता है, कई बार हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन आता है, कई बार ये आ जाता है कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरगवर्नमेंटल है, प्राइवेट है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनैलिटी क्या है, पर्पस क्या है, ये कोर एस्पेक्ट्स हैं। तो जब भी आप नोट करो तो कौन कौन सी चीजें आपने इनमें से नोट करनी है वो जरा साइड में लिख लीजिए। सो यू हैव टू नोट व्हेन वाज इट फॉर्म्ड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, व्हाट के अंदर क्या करना है, पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरगवर्नमेंटल है, एनजीओ है, कई बार है ना, देन वेयर इज इट in terms of headquarter, okay, where is it, and who, if there is a person in particular जो हिरार्की में टॉप मोस्ट है और बार बार न्यूज में आ रहा है, तो फिर ये भी अपने को चाहिए। तो प्रीलिम्स के एंगल से ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और मैक्सिमम आपको जो याद रखना है दैट इज दी हु के अंदर एक और एस्पेक्ट है, मेंबरशिप। So that you also you have to cover for your PCS prelims. I've given you a list. These are the organization you must cover for your prelims minimum. ठीक है, आपकी मर्जी है, इट्स अ कंपटीशन, बट दिस इज द मिनिमल एस्पेक्ट दैट यू मस्ट कवर। अब इसके आगे जो हैं वो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं लास्ट 20 ईयर्स के विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल सेक्टर ओनली। तो इनको देख के टू एन एक्सटेंट आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीलिम्स में आते हैं। विद दिस वी कंक्लूड द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एंड इसके आगे कल के लेक्चर में अब हम पंजाब का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे एज इट इज़ डॉक्यूमेंट से। सीधा ही मैंने आपको सिखाने की कोशिश करनी है कि जो इकोनॉमिक सर्वे कभी आपको भी अगर पढ़ना पड़ जाए तो किस तरीके से पढ़ना होता है, कौन से फैक्ट्स हैं जो आपको हाईलाइटेड ध्यान में रखने हैं। सो विल गो थ्रू द इंटायर डॉक्यूमेंट, इट विल गोइंग टू बी अ बिग लेक्चर, ओके, एंड विल बी फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक फैक्ट्स विच आर नीडेड फॉर योर PCS प्रीलिम्स। क्योंकि एसेंशली हमने इकोनॉमिक सर्वे में से पंजाब का डेटा उठाना होता है, तो उस डेटा में से आपको लेट्स से सर्टेन फिगर्स, सर्टेन ट्रेंड्स और सर्टेन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, वो हमारा फोकस एरिया रहता है। तो कल हम वो सारे के सारा फोकस एरिया जो है वो सेट करेंगे फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। मेंस के लिए फिर इकोनॉमिक सर्वे की अलग से क्लास लेंगे, लेकिन कल की जो क्लास होगी इकोनॉमिक सर्वे की वो पर्टिकुलरली प्रीलिम्स फोकस रहेगी। मेंस के लिए हम उसमें आंसर राइटिंग के एस्पेक्ट से बहुत अलग चीज़ें उठाते हैं, प्री के लिए अलग चीज़ें उठाते हैं। तो वो कैसे फोकस होना चाहिए आप मेरे साथ करते करते अगली बार के लिए सीख भी जाओगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो माई कंसर्न। बजाय इसके कि मैं एक प्रेजेंटेशन बना के उसमें थोड़ा सा डेटा डाल दूं और आपको बाद में लगता रहे कि यार अब इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ा नहीं, पढ़ना पड़ेगा, या फिर आपके मन में विचार आएगा सर पढ़ लें तो ये सवाल आएंगे। तो अच्छा है कि हम इकोनॉमिक सर्वे से ही कल करेंगे, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर दैट सेशन ऑल्सो। Thank you so much. God bless you all. Share this video maximum with your friends so they can also be helped in this UPSC and PCS exam preparation. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
All the best for your PCS examination results. This is me, Abhishek Sharma, signing off.